or in listen only mode. Hi, good morning, dear students. So, today we are going to discuss about the career readiness. This career readiness series, we are going to discuss on various different topics. But today, our focus is about getting the basic understanding how the structure has been designed. And the second part is that we are going to focus on the interview preparation. So these are the two most important elements that we are going to discuss in today's session. Okay, so आप कुछ भी पढ़ते हो, सुनिए, आज का जो क्लास है, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है, वो डिस्कशन पॉइंट इज़ नेक्स्ट लेवल डिस्कशन पॉइंट. इसमें हम कुछ इंसाइट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है. दिस प्रोसेस इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आते हो, फिर भी आप अच्छी पोजीशन के लिए माइट बी क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में नंबर ऑफ जॉब्स श्रिंक हो रही है, नई टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ रही है. तो ये सिचुएशन में वी हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू द काउंटर पार्ट्स. जो दूसरे बच्चे हैं उससे हमें थोड़ा अच्छा बिहेव करना पड़ेगा. वी हैव टू कंसिडर अवर सेल्फ एज स्मार्ट इनफ. तो जो कैरियर रेडीनेस का कंपोनेंट है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स को हम समझने का प्रयास करेंगे आज. लेकिन जो हमारा मेजर एजेंडा है, दैट इज़ द इंटरव्यू प्रिपरेशन. ये पूरी फ्रेमवर्क का जो एक एलिमेंट्स है, दैट इज़ द इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें, उससे पहले टोटल 7 स्टेप्स सिलेक्शन प्रोसेस होती है. दिस इज़ द 7 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल मान लो कि 1000 बच्चों ने एप्लीकेशन की, तो 1000 में से 100 बच्चों के रिज्यूमे जो है वो स्क्रीनिंग पे आए. ये स्क्रीनिंग में से उसने अराउंड अबाउट 25 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया. ये इंटरव्यू के बाद असेसमेंट करके, फीडबैक करके, धीरे धीरे करके ये एक पोजीशन को क्लोज किया. तो आप समझो 1000 में से एक की पोजीशन तक पहुंचना है. तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, दैट इज़ अ वेरी वेग काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस चलती है. उसका मतलब आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ही एट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो अट्रैक्शन से आएगी. आपका जो रिज्यूमे है, इफ़ योर रिज्यूमे इज़ वेरी एट्रैक्टिव, तो उसके बाद वो थोड़े से अंदर जाएंगे. देन दे थिंक कि कैंडिडेट्स में एक क्रिएटिविटी है, कैंडिडेट्स अपने आप को एक बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है. फिर वो सेकंड पार्ट में उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो आपको स्क्रीनिंग लेवल पर भेजेंगे. तो रिज्यूमे बनाना भी एक आर्ट है. ओके, अब रिज्यूमे बनाने के लिए आप बहुत अलग अलग तरीके के यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे एट्रैक्शन प्लस की स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस को हम किस तरह से एक्सप्रेस करें, दैट इज़ द वन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर कैरियर रेडीनेस. उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे. यहाँ से अगर बात करें तो इंटरव्यू के लिए जब आप सिलेक्शन हो जाते हो, तो इंटरव्यू में किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. इंटरव्यू दुनिया की किसी भी पोजीशन के लिए हो, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क कॉमन रहता है. 3 टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, 3 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो उसको हम आज थोड़ा सा डिसेक्ट करेंगे, उसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बेस पर से हमारी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे. ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका रेफरेंस चेक, ये मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट हैक बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैक. देखिए, आपका जब बैकग्राउंड चेक होता है ना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, वो 2 पार्ट से होता है. एक होता है रेफरेंस चेक, द रेफरेंस दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, उसको फ़ोन करेंगे और आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे. दूसरा जो बैकग्राउंड चेक है वो आपके सोशल प्लेटफॉर्म से करेंगे. यस, सोशल प्लेटफॉर्म्स. तो आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए.
वाई योर प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे भी हो, जैसे कि कोई रिलीजियस एग्रेसिव कम्युनिटी को डैमेज करने वाली इस तरह की पोस्ट को लाइक शेयर नहीं करना है, नहीं करना है। ओके आप अगर इंस्टाग्राम पर हो, आप अगर फेसबुक पर हो या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, तो आपको आपकी डिजिटल इमेज को अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू उसको ऐसा लगता है कि दे आर वेरी लाइक कट्टरवादी है उसकी थॉट प्रोसेस, तो वो सिचुएशन में उसको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, कुछ लोग जो मिडल ईस्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पर थे और वहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया, डिपोर्ट करके इंडिया में वहाँ पे वो 50-60 लाख रुपए कमाते थे साल के। ओके वो छोड़ के अभी वो 15-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये इंडिया में कमा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव लाइक सर्टेन काइंड ऑफ सोशल डिस्ट्रक्टिव पोस्ट को लाइक करते थे। इसीलिए आपकी जो सोशल इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बैकग्राउंड चेक के लिए। दूसरा, ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। लाइक माइंडेड लोगों के साथ में कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके तो ये आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। आप समझिए कि बहुत सारे लोग हैं लाइन में और बहुत कम पोजीशंस है, तो ये कॉम्पिटिटिवनेस खुद के साथ फाइट करना है। एंड ऑलवेज यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट यू आर फार मोर बेटर देन द काउंटर पार्ट्स। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। ओके हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैरियर रेडीनेस। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी बिग एलिमेंट, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट करने का एक टूल है जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी, स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ, आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ माय वीकनेस, व्हाट इज़ माई वीकनेसेस या तो व्हाट आर द वीकनेसेस आई डू हैव। अगर 2-3 है, 2-3 स्ट्रेंथ है तो उसको लिस्ट आउट करो। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एज ए फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट में क्या क्या कर सकता हूँ, कितना बड़ा सोच सकता हूँ, उसके बारे में सोचना है। और जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है या तो जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या क्या थ्रेट्स हो सकती है मेरे प्रोफेशन में। अगर आप ये दो चीज़ों को करोगे ना तो आप फ्यूचर को देख पाओगे, और फ्यूचर को देख पाओगे तो उसके साथ में आपकी स्ट्रेंथ के अनुरूप कोई ऐसे कोर्सेज को पसंद करोगे या तो ऐसे कैरियर को पसंद करोगे दैट इज़ गोइंग टू ओपन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। ओके तो सेल्फ असेसमेंट बड़ा सब्जेक्ट है, कंटिन्यूस सब्जेक्ट है। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, if you are studying you have to work upon this area, find out your strength and weaknesses, opportunities and threat we are over the period of time। जैसे अवेयरनेस वर्कशॉप्स प्रोग्राम्स होते रहेंगे उसमें हम सीखेंगे। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू से पहले हमें वो कंपनी के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन में। रिज्यूम, कवर लेटर्स, कॉमन क्वेश्चंस, जो मैं आपको एक गाइड में 50 कॉमन क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपकी एक थॉट प्रोसेस बनेगी। दैट थॉट प्रोसेस कैन हेल्प यू टू गेट मोर डीप डाइव इनटू योर प्रिपरेशन। अभी हम रिट्रोस्पेक्टिव प्लान कर रहे हैं। अगर आप ये देखोगे ना तो हम यहाँ से इस तरफ प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये पोजीशन चाहिए तो मैं यहाँ से इससे बेहतर कैसे करूँ। ओके तो आज से ही हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है पोजीशन के लिए। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करोगे उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द इंटरव्यू और पोस्ट इंटरव्यू आपको क्या क्या करना चाहिए। दिस आर द फ्रेमवर्क वी हैव टू फॉलो while we are doing some sort of research about job opportunities। स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है। अगर आप फार्मेसी के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पहले आप जनरल स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि आई एम गुड इन कम्युनिकेशन, आई एम गुड इन लीडरशिप, मैं बहुत अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, आई हैव ए गुड लेबोरेटरी स्किल्स, आई लाइक दिस। ऐसे करके आपकी लाइकिंग्स और आपकी स्ट्रेंथ का लिस्ट बना लीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट टास्क। दूसरी चीज़, आपकी वीकनेसेस के बारे में लिस्ट बना लीजिए कि मैं
बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकता हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ओके, बहुत बड़ी टीम में काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लिखो कि आई कैन वर्क वेरी गुड इन रिसर्च। अब रिसर्च भी है, लोगों के साथ में फील्ड वर्क नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट दैट मच गुड इन रिसर्च। तो आपकी वीकनेसेस भी लिख लो। अब ये दोनों को लिखोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्लियरिटी बन जाएगी। दैट क्लियरिटी इज़ गोइंग टू गिव यू द ब्रॉडर एंड बिगर पिक्चर अबाउट योर सेल्फ। आपकी सेल्फ का एक बड़ा पिक्चर बन जाएगा, ओके। फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट के बारे में आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का अगर एग्जांपल दूँ तो आप फार्मासिस्ट हो, अगर आप फार्मा के अलावा फूड इंडस्ट्री में जॉब ढूंढो, आप एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ सकते हो, ओके। वहाँ पे आप क्या करोगे, खुद को प्रोजेक्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज ए हेल्थ केयर टेक्नोलॉजिस्ट, इन दैट सिचुएशन यू कैन ब्रॉडर अप द अपॉर्चुनिटीज़, ओके। अगर आप थोड़ी सी स्किल सेट्स को बढ़ाओगे, जैसे कि आप डेटा एनालिसिस सीख लोगे, तो एज ए फार्मेसी नॉलेज प्लस डेटा एनालिसिस नॉलेज दैट कैन ओपन द न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके। आप मैनेजमेंट में थोड़े से अच्छे हो, डिजिटल हेल्थ इज़ रियली गुड ऑप्शंस, न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल इज़ गुड ऑप्शंस। आप रिसर्च में बहुत अच्छा करना चाहते हो, जीनोमिक साइंस में आप जा सकते हो। आप क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, एज ए क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आप बायोटेक्नोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ में काम कर सकते हो। ऐसे बहुत से ऑप्शंस आप ओपन कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी। जितनी अपॉर्चुनिटी बड़ी सोचोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थ्रेट्स को इग्नोर करोगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। जैसे उसके 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल थ्रेड्स का लेते हैं कि जैसे रोबोटिज्म होगा, ओके, तो रोबोट्स आ जाएंगे, तो रोबोट्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन को टेक केयर कर लेंगे। इफ़ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को अगर फोकस करेंगे तो वो रोबोट से ऑटोमेटेड जो प्रोडक्शन चेन से वो काम बंद हो जाएगा, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो सकती है। अगर हम सिर्फ डिस्पेंसिंग को ही फोकस करें तो डिस्पेंसिंग भी रोबोटिज्म से ख़त्म हो सकता है। तीसरा, जैसे अभी ये एआई का जो युग चल रहा है, तो एआई के युग में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन का काम है वो ऑटोमेट फॉर्मेट में हो रहा है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अब क्लिनिकल रिसर्च जो है वो सबसे बड़ा फोकस आपको ये करना है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च में हम डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करते हैं, तो इससे पहले बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे चेंज हो रहे हैं। अभी डेटा साइंस की मदद से बहुत सारी सिचुएशंस में मॉडल बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का ऑप्शंस भी ओपन हो रहा है। फिर सेल लाइन को ग्रो कर सकते हैं, सेल लाइन को ग्रो करके उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो ह्यूमन इंटरवीन बहुत कम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन से टाइम और पैसे भी बचेंगे और ह्यूमन इंटरवीन कम होगा, तो क्लिनिकल रिसर्च में एक नए युग का जन्म हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी किसी एक अपॉर्चुनिटी को अगर सप्रेस करती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करती है, लेकिन ये हमें आँख और दिमाग खुला रख के देखना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि हम ये अपॉर्चुनिटी से पीछे रह जाएंगे और हम एक कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस में रहेंगे। तो आपका जो पहला असाइनमेंट है वो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू वर्क अपॉन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट के बारे में आप सोचो, क्योंकि वो ओवर द पीरियड आपका जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को जानोगे और ऐसे वैसे आपको थ्रेट्स के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का लिस्ट बनाना है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो वाई टाइप करो, यस का वाई, ओके। तो मुझे ऐसा समझ आया कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट, ओके ओके डन। अभी आपने एक लेवल अप कर लिया, आपने खुद की जो करियर प्लानिंग का जो स्टेप्स है वो बना लिए कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस है, ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है। अब जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट दिख रही थी, आपने एक करियर पाथ बना लिया,
लाइक फॉर एग्जांपल आप एक फार्मा कंपनी में काम करना चाहते हो और आपका गोल है कि आपको ये फार्मा कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनना है, दैट इज़ योर गोल। ओके, अब आपको मल्टीनेशनल कंपनी में फार्मा रिसर्च का हेड बनना है या तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, दैट इज़ योर गोल। तो अब यहाँ से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो सबसे पहली जो पोजीशंस आती है वो आती है रिसर्च असिस्टेंट, उसके बाद रिसर्च कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद रिसर्च फेलो, फिर आप छोटे वाले प्रोजेक्ट के हेड बनोगे, फिर आप प्रोजेक्ट हेड बनोगे। तो आप ये पहली पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको पता चल गया कि मेरा जो लॉन्ग टर्म कैरियर व्यू और विज़न है वो ये है और ये मेरी पहली एंट्री पोजीशन है। अब आपने जैसे ही एंट्री पोजीशन बना ली तो आपने इंटरव्यू में पूछने वाले कॉमन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बना लिए। व्हाट आर द स्ट्रेंथ, what are the weaknesses, where you are seeing the industry future, what kind of opportunities you are looking for, what is your career plan, why you have selected this position, what is your long term goal. These kind of questions are going to become more clear and is a more practical. Okay, ये आपके कस्टमाइज्ड क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे, ऐसा नहीं कि रट्टा मारे हुए क्वेश्चंस होंगे। तो दिस आर द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव टू वर्क अपॉन। उसके बाद आपने ये पोजीशन के लिए अप्लाई किया, कौन सी, एंट्री लेवल पोजीशन के लिए XYZ कंपनी में। तो XYZ कंपनी में मैंने बहुत ही छोटी पोजीशन जैसे असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो कंपनी का रिसर्च करूँगा। कंपनी का रिसर्च का एक फ्रेमवर्क बना लो। कंपनी का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, उसके ओनर्स कौन कौन है, ओके, कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है, कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी की माइलस्टोन्स क्या है, क्या क्या उसने अचीव किया है। ये सारे फ्रेमवर्क को डिफाइन करके एक पेज पर लिख के आप एक प्रिपरेशन बना लो। ये प्रिपरेशन से आप ये समझ जाओगे कि कंपनी के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन दिस कंपनी। तो आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो आपके आंसर को। ओके, किस तरह से फॉर्मुलेट करोगे, आप ये आंसर को ऐसे फॉर्मुलेट करोगे कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी बिकॉज द कंपनी इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी the conviction to join the company and want to be a important contributor for achieving this mission. ओके, तो जो आप इंटरव्यूअर है उसको अच्छा फील होगा कि यस ये बंदे ने अपना होमवर्क किया है, ऐसा नहीं है कि मुंह धो के सीधा ही आ गया है इंटरव्यू के लिए। इसीलिए कंपनी रिसर्च का फ्रेमवर्क करना ज़रूरी है। और आज के युग में आप कंपनी का रिसर्च करना है तो सबसे पहले कहाँ जाओगे, कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे। तो कंपनी की वेबसाइट्स पर से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, कंपनी के प्रमोटर्स पे जाओगे। तो प्रमोटर्स में आपको नाम मिल गए तो वो नाम को लेके आप कहाँ पे जाओगे, लिंक्डइन में जाओगे तो लिंक्डइन में आपको मिल जाएगा। फिर उसकी अगर यूट्यूब चैनल है तो वहाँ जाओगे। थोड़ा सा अगर 1-1.5 घंटा निकालोगे तो कंपनी की पूरी हिस्ट्री आपके सामने हो जाएगी। तो कंपनी की हिस्ट्री को आप आपकी जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस में उसको इनकॉर्पोरेट करके यू आर मेकिंग ए मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। ओके, दैट इज़ द अनदर पार्ट। अब देखिए, जैसे आप एक कन्वेंशनल आपका रिज्यूमे होगा तो दैट्स डजंट अपीलिंग, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो आपको कुछ क्रिएटिव करना है ताकि इजीली जब वो रिव्यूअर जब रिव्यू करता है तो फट 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 करके उसको पता चल जाए। जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि यहाँ से कुछ अट्रैक्शन आ रहा है। ओके, तो थोड़ी सी आप ऐसी हिंट डालिए ताकि उसका जो दिमाग है वो वहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए एंड देन ही कैन गेट डीप डाइव इनटू इट। जैसे मान लीजिए कि 1000 रिज्यूमे पड़े हैं तो वो सफल करेंगे ना सारे, तो उसमें से वो सर्च करना उसके लिए इजी हो जाएगा। कुछ कीवर्ड्स अच्छे से यूज़ कीजिए, स्किल सेट्स को अच्छे से यूज़ कीजिए। इसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे, सीवी क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, डिजिटल रिज्यूमे किस तरह से हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वो सारे सेकेंड पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ वी फोकस मोर ऑन द इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन में टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ तो टेलीफोनिक हो सकता है, कैमरा से हो सकता है,
फिजिकल हो सकता है। तो इंटरव्यू के टाइप के बारे में जानना ज़रूरी है। हर एक के लिए अपनी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर उसने बोला कि भाई मैं टीम व्यूअर से इंटरव्यू करेंगे या तो गूगल मीट से करेंगे, तो आपको कुछ आपके जो पॉइंट्स को शेयर करना है और आपको शेयरिंग करना नहीं आता है, तो दैट इज़ नॉट इम्प्रेसिव। ओके, तो आपको वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के साथ में अलाइन होके प्रिपेयर करना है। अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस को समझना भी ज़रूरी है कि कितने पैनलिस्ट हैं, पैनलिस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट से, साइकोलॉजी में से कौन है, एचआर में से है, टेक्निकल में से है, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो इसके बेस पर से एक जो फ्लो है उसको भी समझना ज़रूरी है। कॉमन इंटरव्यू के कुछ फॉर्मेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 3 टाइप, किसी भी इंटरव्यू के बारे में आप प्लान करो, बात करो, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस है, और यही आज की हमारी टॉक है उसका मेन बैकबोन है। क्यों और कैसे यहाँ पे प्ले करना है, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल क्वेश्चंस में आपके बारे में पूछेंगे, अबाउट यू, अबाउट योर गोल, अबाउट कंपनी, about your vision, missions and why you are right fit for the company। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चंस जनरल में पूछेंगे? अबाउट कंपनी, अबाउट यू, व्हाई यू आर राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं तो सर फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। सुनिएगा, मैं तो फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊँगा तो किस तरह से मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसीलिए है क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट के पास मान लीजिए कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो बिहेवियरल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए अपनी जो रियल लाइफ, एकेडमिक लाइफ में, या तो उसने ड्यूरिंग एकेडमिक्स जो जो एक्टिविटीज़ की है वहाँ से वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। बिहेवियरल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हम बहुत सारे देखेंगे, पर एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस वेर यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ओके, तो आप बोलोगे कि यार मैंने तो कभी काम नहीं किया है, तो हाउ आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट माई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड्स। तो आपको यही चीज़ों के लिए तैयार होना है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए कि ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इस तरह से आंसर दे सकते हो कि सर एक्चुअली व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 3rd year ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी, ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप, okay, one health awareness camp in a very small village. That village was mainly the villagers were the very low socioeconomical group, and they were tribals. Okay, the major concern was the female personal hygiene. That was the major concern in that particular village, and we have organized using sanitary pads by the women, and that significantly minimized the risk of the infection during the period times. That was the whole agenda. But the people from the tribal area, they were low socio-economical, they have their own belief systems, and they have done a very strong oppose to this kind of campaign. And we have created awareness through the videos. जो गांव के कुछ मुखिया थे उसको हमने बुलाया, उसको कुछ वीडियोस दिखाए, उसको ये बताया कि ये प्रॉब्लम से लाखों लोग मर रहे हैं, जिसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड की और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और आज वहाँ पे सारी फीमेल्स जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज सैनिटरी पैड का यूज़ करती है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन हैज़ बिन रिड्यूस। अब सोचिए, आपने तो रियल लाइफ में काम भी नहीं किया था कुछ, फिर भी अगर ये एक स्टोरी को आप प्रॉपर बना लोगे, ऐसी आप अगर 5 स्टोरी बना लोगे आपकी लाइफ के बारे में, तो आप सारे बिहेवियरल के क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है वही गेम चेंजर होता है। क्योंकि बिहेवियरल से दे आर ट्राइंग टू मैप आउट
what level of strength you have, what level of contributions you are going to make for the development of the organization. That's why we have to prepare at least 5 to 7 different stories in our life, and that stories are going to cover pretty much all the life skills and problems, situationals and behavioral problems solutions. अगर ये एक बार हो गया, इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे कहाँ पे, हमारे रिज्यूमे में इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो रिज्यूमे को जब रिफ़र करेंगे तो हम उसको बार बार रेफरेंस देते जाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो थरो प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए. ओके. और जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप फिर से बोलोगे कि सर मैंने तो कोई भी कंपनी में काम नहीं किया है, तो मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कैसे आंसर करूंगा. ओके. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आंसर में आपको आपकी लेबोरेटरी जो है, आपने 4 साल फार्मेसी में या 6 साल हॉस्पिटल्स में जो काम किया है, वहाँ पे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स को आपने ऑपरेट करना सीखा है वो सारे यहाँ पे यूटिलाइज करना है. उसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो लैब्स है वो सारी लैब्स को भी हम एक्सपीरियंस के दौर पे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे. ओके. तो ये 2 फ्रेश ग्रेजुएट हो तो भी आप आपकी इंटरव्यू को एक नेक्स्ट लेवल तक इफेक्टिव बना सकते हो. ओके. इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चंस की एक फ्रेम बना देंगे. इसके ऊपर अगर हम 5-7 क्वेश्चंस की फ्रेम बना देंगे तो ये स्टोरीज आप रियल लाइफ में भी किए हो, तो वो सारी चीज़ों को क्लब करके आप जनरल क्वेश्चंस थ्रू योर सेल्फ असेसमेंट प्लस योर कंपनी रिसर्च, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ करियर प्लानिंग, कंपनी रिसर्च, दैट कैन प्रिपेयर यू फॉर द जनरल क्वेश्चंस. कुछ रोल प्लेस, कुछ मॉडलिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स about the real life situations that can prepare you for the behavioral questions regardless of the country. For example, you have done your graduation and everything from India and you are going to UK and you are facing the interview. That doesn't matter. You are going to give the examples of your graduations, and on base upon that the interviewer is going to find out your strength as a problem solver. Okay, वो उसको जानना है. टेक्निकल के लिए यूज़ करेंगे हम हमारी लेबोरेटरी एक्सपीरियंस को. ओके. इम्पोर्टेंट ऑफ प्रैक्टिस इंटरव्यू. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करेंगे वो समझो. कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, फीडबैक और मेकिंग इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ है. अब आप कैसे करोगे, एक तो आप बैठे हो, एक आपका फ्रेंड बैठा है. अब आपका फ्रेंड आपको रिव्यू करेगा, आप उसको रिव्यू करोगे. इट्स ओके, दैट्स गुड, बट वो लेवल तक का फीडबैक नहीं आ सकता है. ओके. कंसाइज एंड कंपेलिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है, की एलिमेंट्स, एलिवेटर पिच, आपकी जो प्रैक्टिस, रिफाइन योर पिच, ये सारी चीज़ें आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हो. यस, आपको क्या करना है, ये जो AI बेस्ड जो प्रैक्टिस मॉडल्स है उसके सामने आपको बोलना है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन बना लिया, वो क्वेश्चंस को आपने इंग्लिश में प्रिपेयर कर लिया, दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी जो टूल्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके सामने आप बोलोगे और उसके बाद उसके पास से आप रिकमेंडेशन लेंगे. तो आप जब उसका रिकमेंडेशन लोगे तो वो आपको बता देगा कि आपका पेस कितना है, आप कहाँ कहाँ पे रुके हो. आपको वहाँ तक का रिकमेंडेशन देंगे कि ये वर्ड्स आप बार बार बोल रहे हो, ये वर्ड को आप रिप्लेस करो, इसकी जगह पे ये वर्ड को आप रीयूज़ कर सकते हो, आपकी पीच को इस तरह से आप रिफ्रेम कर सकते हो. मान लो कि आपने 30-40 क्वेश्चंस, 30-35 क्वेश्चंस या तो 50 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की है, तो दे आर गोइंग टू गिव यू द वेरी बेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. उसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप पोपट की तरह बिहेव करो, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव टू द नेक्स्ट लेवल. आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे कि यू आर वेरी इफेक्टिव इन योर कम्युनिकेशन एंड यू आर वेरी इफेक्टिवली कन्वे योर मैसेज टू द फेलो पर्सन. तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हो. ओके. तो पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन को एक थोड़ा सा फ्रेम कर दिया, 3 टाइप के क्वेश्चंस. उसके बाद वो उसके लिए हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लास्ट में हम ये जो 50 क्वेश्चंस भी देख लेंगे.
एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक आपके पास ब्लैक ब्लेज़र, वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट होना ज़रूरी है, टाई और ब्लैक शूज़। तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट से इंटरव्यू के लिए जाओगे। इट्स डिपेंड अपॉन द व्हाट लेवल ऑफ पोजीशंस और कौन से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेकिन योर प्रिपरेशन शुड बी टू द नेक्स्ट लेवल, कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, फाइनल प्रिपरेशन, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। आप जो जो क्लेम कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्लानिंग योर रूट एंड अराइविंग अर्ली, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर मैं रास्ते में ही हूँ, बाद में अभी ये ट्रैफिक आ गया था तो मैं आधा घंटा लेट पहुँचूंगा। नहीं, दैट इज़ योर कंसर्न, योर प्रॉब्लम। यू आर नॉट अलाउड टू बिहेव लाइक दिस। ओके, गुड नाइट स्लीप बिफोर इंटरव्यू करना जरूरी है, प्रैक्टिस कर लेना जरूरी है। दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड in a handy format. During the interview, first positive impression, always you have to keep smile. अगर नहीं समझ आता है तो आप उसको पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट नीड टू बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं। कॉन्फिडेंट के साथ साथ में यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट यू आर सीरियस अबाउट द इंटरव्यू। थर्ड जो पॉइंट है, अगर नहीं सुनाई देता है तो आप उसको रिपीट भी बोल सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है कि उसने कुछ बोला और सीधा ही आपने बाण छोड़ दिया। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, बहुत ध्यान से सुनना है। उसकी बात कंप्लीट ख़त्म होने के बाद 2-3 सेकंड का पोज लेके फिर बोलना चालू करना है। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आप पैरों को क्रॉस लेग नहीं करोगे, आप ऐसे सिकुड़ के नहीं बैठोगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, स्माइल होगी फेस पर और यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप प्रिपरेशन, मॉक प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कैमरा में रिकॉर्डिंग करो या तो आप आईने के सामने प्रैक्टिस करो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सेंड थैंक ईमेल। थैंक्स ईमेल आप अच्छे से एक लिख के भेज सकते हो कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द गेटिंग योर रिस्पॉन्सेस। ओके, ये आंसर तो मिल गया। फिर आपको है ना रिफ्लेक्टिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, उसको विजुलाइज करना है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा था। मान लो कि ऐसा भी होगा कि आपको 100 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, लेकिन आप रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं करोगे। आपने कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का रूम था और उसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे, क्यों इस तरह के क्वेश्चंस उसने पूछे, मेरा रिस्पॉन्स क्या था, मेरे रिस्पॉन्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, मैं किस तरह से ये रिस्पॉन्स को बेहतर बना सकता था। रिफ्लेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस और उसको करेक्ट करने का ट्राई कीजिए। फॉलो अप अप्रोप्रिएटली, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही सीधा फॉलो अप ले लोगे, सर क्या हुआ। ओके, गिव उसने जो टाइम बोला है वहाँ तक आप उसको वेट कर सकते हो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक from the interview experience, identify the area for growth. This is very important. कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ओके, आपको पर्सनल प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, या तो आपको क्वेश्चंस किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज यू हैव टू वर्क अपॉन। कीपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज अपडेटेड, ये कंटिन्यूस करते रहना ज़रूरी है। आपके सर्टिफिकेशंस ये वो सारी चीज़ें बनती रहनी चाहिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अभी ये एक सेकेंड ये गाइड आपको भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जिसमें कुछ ये रिज्यूमे टेम्पलेट ये वो सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ये फ्रेमवर्क का थोड़ा सा डिटेलिंग है। These are the questions. Okay, as I have discussed, the questions are broadly divided. General questions, जैसे आप इसको देखोगे तो जनरल क्वेश्चंस है। ओके, कंपनी के बारे में, कैरियर गोल्स क्या है, आपको वाई शुड वी हायर यू,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बारे में आपको थोड़े से आंसर्स कलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर उसको रिफाइन करना ज़रूरी है। ये मैं अभी आपको एक खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपका जो स्पेक्ट्रम है सोचने का उसको बड़ा करने के लिए आपको दे रहा हूँ। ओके, ये देखिए बिहेवियरल के क्वेश्चंस और सिचुएशनल क्वेश्चंस को देखोगे तो कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज एट द वर्क एंड हाउ यू हैव हैंडल इट। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपके हो गए। जैसे ये जो हमने सैनिटरी पैड वाला किया था, वो वर्क क्लोजली विद द डिफ़िकल्ट कॉलिग्स के साथ आपने काम किया है, उसको आप कैसे हैंडल किए थे वो आप बता सकते हो। डेमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप स्किल्स, वहाँ पे भी आप ये दिखा सकते हो कि लीडरशिप स्किल्स में आप ऐसा कर सकते हो कि एक्चुअली वी हैव ए 5 पीपल लाइक ए 5 स्टूडेंट्स और 10 स्टूडेंट्स group and we have handled this project. During this project this problem was arise, and the other teammates, they said okay, we just have to give up this situation and we should not have to move forward, we should not have to play with their belief system. But I have a strong conviction because we are doing the right things, and I have take all my colleagues with me, and I have demonstrated the good leadership skills during this task. ऐसा करके आप ये सारे पॉइंट्स को लेके अगर 5 से 7 स्टोरीज में काम करेंगे तो वी आर गोइंग टू गो विथ गुड। क्योंकि आपके जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स है उसको यही जानना है कि आपके अंदर स्ट्रेस में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स थोड़ी बहुत है आप में, थोड़ी बहुत तो आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि एवरी कंपनी इज गोइंग टू गिव यू द ट्रेनिंग। इन दैट ट्रेनिंग व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दे आर गोइंग टू टीच यू द टेक्निकल कंपोनेंट। टेक्निकल कंपोनेंट सीखने के लिए सीखने का एटीट्यूड तो होना चाहिए। अगर आप सीखने का एटीट्यूड नहीं, आपको अगर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई डू यू थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, तो आप बोलोगे कि आई एम ए रियली गुड लर्नर एंड आई एम ए वेरी फास्ट लर्नर। ओके, so it's doesn't matter the whatever concepts or whatever skills you are going to teach me, I am going to grasp it very fast। तो ये तो बात हुई, उससे वो कन्विंस नहीं होंगे। आप क्या बोलोगे कि आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग, तो मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, तो ये सीखा है मैंने, दैट इज़ द इंडिकेटिंग कि यू आर लर्नर, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ओके, तो ये क्वेश्चंस और ये गाइड मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। और ये आपको स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल। अभी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेसी में बेसिक लेवल का नॉलेज है, पर उसको एक थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी लेके जाना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करोगे, तो एवरी कंपनी हैज़ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बट सॉफ्टवेयर्स, किसी भी सॉफ्टवेयर्स में एक कुछ कॉमन से फीचर्स होते हैं जो उसको आप वॉक थ्रू या तो गाइड करके मूव ऑन कर सकते हो। ओके, तो आपको डिजिटल लिटरेसी भी थोड़ी अच्छी करना ज़रूरी है। कुछ जो बेसिक वाला जो पार्ट होगा ना, वहाँ पे कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस में आप किस तरह से कस्टमर्स के साथ बात करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से विदेश जाते हो, इससे पहले थोड़ा टाइम मैकडोनाल्ड में काम कर लो। तो मैकडोनाल्ड में काम करोगे तो वहाँ से आप कस्टमर सर्विस का एग्जांपल दे सकते हो। ओके, वर्क इथिक्स का एग्जांपल आप कुछ बना सकते हो कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन मैकडोनाल्ड एट दैट टाइम द वन लेडी सी हैज़ लेफ्ट हर पर्स, और हम लोगों ने उसको उसमें उसका एड्रेस था, वहाँ पे जाके उसको दे दिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो दिस आर द पॉइंट्स कैन गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेयर यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये आपको एक गाइड दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जो हमारा खास पॉइंट है उसको हम कंक्लूड करें, तो ये सोच के चलिए कि हज़ारों लोग आ रहे हैं और नीचे सिर्फ एक को ही लेना है। ओके, तो आपको पहले तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेप्स में से गुजर के यहाँ पे पहुँचना है। इसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर्ड सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं करना है, प्रिपेयर करना है आपकी एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करने के लिए, आपके जो स्किल सेट्स को बिल्ड करने के लिए,
आपके रेफरेंसेस को बिल्ड करने के लिए, आपकी जो अदर स्किल्स है उसको शार्पन करने के लिए, आपकी रिज्यूम राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, ये सारी चीज़ें करोगे, उसको हम बोलते हैं कैरियर रेडीनेस प्रोसेस। ओके, तो कैरियर रेडीनेस प्रोसेस को हम इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह के वेबिनार्स एवरी वीक ऑन वेंसडे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और कैरियर के रिलेटेड बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।